तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले 3 सालों का समय देखा, उस समय से हम काफ़ी जो सीख सकते हैं और उस समय में हमने क्या देखा कि किस हद तक हम मजबूर कर दिए गए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। पहली बार मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उस हिस्से में पैदा हुए जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, और बड़ा कठिन समय मेरी नानी और उन लोगों ने देखा, उनकी कहानियाँ मैंने बचपन में सुनी। तो मैंने अपनी ताई जी जो बुजुर्ग हैं उनसे बात की इस कोरोना के समय में। मैंने कहा कि बड़ा आपने तो इससे भी कठिन समय देखा। तो कहती नहीं बेटा, ये समय उससे भी कठिन है। अकेले माँ बाप जर्मनी में दादी दादी अपने बच्चों से नहीं मिल सके, उनको स्टॉप कर दिया गया, लॉकडाउन। किसी के बच्चे बाहर थे, वो वहाँ पे ट्रैप हो गए। हमें ज़बरदस्ती मजबूर किया, जॉब में नहीं जा सकते, इच्छा ना हो तो भी हमें लगाने के लिए मजबूर किया गया। ये समय था। और ये समय के बाद क्या ये समय ओवर हो गया, अब नॉर्मल लगता है? नहीं। अभी इसके जो परिणाम हैं ये आने वाले समय में बाकी हैं, क्योंकि दुनिया की ताकतें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस फ्री मैसन सोसाइटी है, बहुत एलीट लोग हैं, 1% ये लोग हैं और दुनिया की 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और ऊपर के जो 5% हैं वो 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया का ये हाल है। और भारत में 9 परिवार के पास भारत की पूरी वेल्थ जितनी भी है उसका 50% कंट्रोल करते हैं, सिर्फ 9 परिवार जो सबसे बड़े हैं। तो हर जगह ही ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत है और ये धरती को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं ये बाद में टॉपिक आएंगे। मेरा एक्चुअली मेन विषय जो है वो तो युग परिवर्तन है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होती है। लेकिन पहले मनोज जी ने मुझे कहा कि थोड़ा सा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके बारे में बताएं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बहुत दुनिया के जो उच्च एलिट्स हैं उनका एक प्रोग्राम है जिसमें वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 3 साल का समय हो गया, काफ़ी सारी बातें आपको पता हैं। एक हिस्सा निकल चुका जिसमें एक बीमारी, जिसमें हम बचपन से आज तक हर साल में 2 बार फ्लू आता है, उस फ्लू के थ्रू ठीक हो जाता है, उसको एक बीमारी डिक्लेयर कर दिया गया। और ऐसी बीमारी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, जॉब नहीं कर सकते, ये मजबूरी है। अब ये लग गई तो गवर्नमेंट कहती है हमने मजबूर नहीं किया, स्कूलों में कंपलसरी कर दिया एंड सो ऑन। ये तो हिस्सा निकल गया, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। आने वाले समय में इस जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, या इसको वन वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं। वन वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया को एक ताकत कंट्रोल करना चाहती है। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, जब हम कहते थे कि उनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता, अंग्रेजों का राज वहाँ से भारत तक पहुँचा था, सूरज अस्त नहीं होता था, ये वही लोग हैं। उनकी रानी के मरने पर अभी हमारा झंडा झुका रहा, ये अभी भी कंट्रोल करते हैं। और अब ये इसीलिए इसको वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं कि एक शक्ति पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। इसीलिए एक बीमारी पूरी दुनिया में है। आने वाले समय में ऐसे ही वन चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी आगे डिस्कस करते हैं। अब फूड क्राइसिस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आएंगी। फूड क्राइसिस कैसे क्रिएट करते हैं? आप लोगों ने बचपन से देखा, आकाश के ऊपर देखते हो हवाई जहाज निकलता है। अब हवाई जहाज जब निकलता है पीछे धुएं की लकीर बनती है, ऊपर से केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। उस केमिकल को स्प्रे करके इनका कंट्रोल हो जाता है, जब चाहें बारिश करा सकते हैं। जब किसान की फसल बाहर खड़ी होती है सूखने के लिए, बारिश हो जाती है। पिछले कई सालों से हो रहा है। जब कई सालों से होता है तो और माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि तो हर साल होता है, प्री मानसून ये बारिश है, लोग मान लेते हैं। नहीं, ये आर्टिफिशियल बारिश है, फूड क्राइसिस क्रिएट करने के लिए है, किसान को गरीब करने के लिए है। इसके कई उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि किसान गरीब से गरीब होता रहता है। किसान के बच्चे किसान नहीं बनना चाहते, वो शहर की ओर भागते हैं। शहर ओवरलोडेड हैं। शहर के लोगों को यह विश्वास होता है कि धरती ओवर पॉपुलेटेड है, हर चीज़ की वहाँ पे कमी लगती है, पानी की कमी, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़। तो इन लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जनता ओवर पॉपुलेटेड है, कुछ जनता कम हो जाए तो दुनिया सुखी हो जाएगी। माइंड प्रोग्रामिंग है, लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये फूड क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं केमिकल ट्रेल के थ्रू। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार, ये कहना इन्होंने शुरू कर दिया है कि कीड़े खाना शुरू करो, कीड़े में बहुत ज़्यादा मिनरल और विटामिन हैं। ये नेक्स्ट लेवल पे है। दूध को इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि दूध से वातावरण को बहुत नुकसान होता है, जो हमारी गौ माता है। इसके लिए ये मास्क बना रहे हैं। न्यूजीलैंड में अगर गाय डकार लेगी तो वो इतना ओजोन छोड़ेगी या उससे पर्यावरण को ख़राब होगा, किसान को फ़ाइन देना पड़ेगा, किसान को मजबूर कर देंगे। और अभी भी किसान मजबूर है
अगर गाय को पालता है, मैंने बचपन से देखा, गाय माता को माता की तरह पूजा करते थे गाय की। एक गरीब औरत थी जिनसे मैं दूध लाता था, लेकिन प्यार बच्चे की तरह करती थी उससे। उन्होंने एक उनकी गाय बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, काफ़ी दूध देती थी, सीधी गाय थी। आमतौर पे लोग कहते हैं गाय दूध लात मार के देती है, वो नहीं थी ऐसी। तो उसको ख़रीदने वहाँ के, जब मैं बिसौली गांव में मेरी पोस्टिंग थी बदायूं के पास, वहाँ के बहुत अमीर आदमी आए, वो गाय खरीदना चाहते थे। उन्होंने कहा मैं अपने परिवार को थोड़ी बेचूंगी। इतनी गरीब औरत जिसके पास खाने की कमी थी, गाय के प्रति उसका ये लगाव था। और ये परिस्थिति आ गई है कि गाय के दूध की कीमत नहीं मिलती। गाय को, बुजुर्ग गाय को वो पाल नहीं सकते, इसलिए कसाई के पास बेच देते हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे गरीबी के मारे। तो ये जो क्राइसिस है ऐसे क्रिएट करी जा रही है, उसमें एक ये भाव डाला जाएगा कि जो गाय का दूध है उसके बदले अगर हम 1 हेक्टेयर में फैक्ट्री लगा दें तो वो फैक्ट्री से पूरे शहर को दूध मिल जाएगा। ये इस एजेंडा का है। और ये जो गाय है ये पर्यावरण को नुकसान करती है। आने वाले समय में ये हो जाएगा, शहरों में अभी भी हो चुका है। हम प्लास्टिक के पैक में चीन से इंपोर्ट किए हुए पाउडर को दूध पीने के लिए अभी भी मजबूर हैं। सो ये ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये इसको और भी होगा। ये फूड क्राइसिस है। भारत में मैंने सुना है कि 95 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे राशन पे मजबूर हो गए हैं, राशन के उसके के लिए राशन लेने के लिए। वहाँ पे इसको कहने लगे हैं ये फोर्टिफाइड अनाज है, फोर्टिफाइड चावल हैं, फोर्टिफाइड प्लस। अब विराट कोहली जो क्रिकेटर है, सबका आइकॉन है, वो उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है उसके जीन में मॉडिफिकेशन करना, इसको लोग ने थोड़ा सा पता लग गया, इसको ख़राब मानने लगे, लोग नेचर की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने नया शब्द रख दिया F+ फोर्टिफाइड। और क्रिकेटर उनकी तारीफ़ करते हैं। रामदेव के प्रोडक्ट में फोर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं सारे, फ्रॉम फोर्टिफाइड सरसों का तेल या कुछ। और ये जो एजेंडा इस तरह का गहरा है, जैसे रामदेव जैसे लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, किसानों के दुख के लिए ये भी जिम्मेदार हैं। ये इतना सस्ता किसानों से प्रोडक्ट खरीदते हैं कि किसान और ये अमीर होते चले जाते हैं। इनका जो घी है ये नकली घी है। पश्चिमी देशों की गाय का फैट बहुत होता है, इनके पास पावर है, ये उस फैट को इंपोर्ट करते हैं, फैट को घुमा के घी बना के दे दिया। ये पहली बात तो घी नहीं है। दूसरी बात, ये जर्सी गाय का है और उसके ऊपर ये लिखते हैं शुद्ध घी। ये नहीं लिख सकते कि देसी गाय का शुद्ध घी, क्योंकि ये नकली है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो घी का मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। जो देसी गाय का घी होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए वो बॉडी में जमा नहीं होता और हार्ट अटैक नहीं होता। इनके घी का मेल्टिंग पॉइंट भैंस के घी से भी ज़्यादा है और इसलिए ये बॉडी में जमा होता है और हार्ट अटैक करता है और किसान को कीमत नहीं मिलती। तो ये एक एजेंडा का हिस्सा ऐसा भी है। और रामदेव का तो गौमूत्र भी इस लायक नहीं है। अगर टेस्ट करना है तो कर लें। जसदन की गौशाला से मैंने गौमूत्र मंगाया था, वो और रामदेव का गौमूत्र। और उस जसदन की गौशाला ने जब रामदेव को कोट किए तो पानी के भाव से भी वो उसका गौमूत्र नहीं ले रहे थे। गौमूत्र को भी कलेक्ट करने की जो विधि है, सुबह गाय की पहली धार का मूत्र ज़मीन में गिरने से पहले कलेक्ट करना पड़ता है, तब शुद्ध गौमूत्र होता है। इस करने के एफर्ट करने की जो कीमत है वो रामदेव नहीं देता। नकली गौमूत्र और नकली प्रोडक्ट, और ये इसी एजेंडा का हिस्सा है। इसीलिए हम लोगों को फोर्टिफाइड उनके प्रोडक्ट हैं रामदेव के, और गवर्नमेंट के एजेंडा से हमें फोर्टिफाइड फूड कीड़े की बातें हो रही हैं। इसी क्रम में डिजिटल करेंसी की बात होती है। ये आने वाले समय में जो हमें देखने पड़ सकती हैं अगर हम नहीं जागे तो। पिछले कुछ समय से कोरोना के टाइम में इंटरनेट का प्रचार हुआ तो लोग नहीं जा सकते थे, ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुई। ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल करेंसी नहीं है। किसी को भुगतान करने का जो एक आसान तरीका है ये ऑनलाइन पेमेंट है। डिजिटल करेंसी है प्रोग्रामेबल करेंसी। मेरे खाते में अगर 10 लाख रुपए हों और इसको प्रोग्राम कर दिया जाए कि मैं रोज़ सिर्फ 200 रुपये खाने पे खर्च कर सकता हूँ और 50 रुपये मैं अपने कपड़ों पे खर्च कर सकता हूँ महीने में, तो ये प्रोग्राम हो जाएगी, बाकी पैसे उसमें पड़े रहेंगे और मेरे सारे खर्चे का जो रिकॉर्ड बन जाएगा। ये डिजिटल करेंसी है। और गवर्नमेंट कभी भी 10 लाख को जीरो कर सकती है, ये भी पॉसिबल है। गवर्नमेंट ये कह देगी कि इस समय क्राइसिस आ गई, अटैक हो गया, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। अगर यूक्रेन वाले कह देंगे हम लड़ाई में
हमें साधन की ज़रूरत है, आपके पैसों से 50% हम निकाल रहे हैं, तो वो प्रोग्रामेबल करेंसी है, नेक्स्ट दिन बैलेंस जो है 50% कम हो जाएगा। ये नियंत्रण का बहुत बड़ा एक, जिस पे नियंत्रण गवर्नमेंट कर सकती है हमारी हर चीज़ पे, हमारी एसेट्स के, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डिजिटल करेंसी इम्प्लीमेंट हो रही है। मनोज जी या और बहुत सारे लोग जो गाँवों में रहते हैं, गाँव के लोगों के लिए थोड़ा सा आसान है, वो अपनी फसल इकट्ठी करते हैं, बीज इकट्ठा करते हैं, वो भी डिजिटल करेंसी होने के बाद डिपेंडेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मानने के लिए। ये आने वाले समय में हम देख सकते हैं। और इसी तरह पर्यावरण के नाम पे अब डीजल और बेंजीन नुकसान करती हैं, पेट्रोल। यूरोपियन में, पश्चिमी देशों में 2025, अब 2023 चल रहा है, 1 साल 9 महीने बाद डीजल और पेट्रोल के एक भी न्यू व्हीकल को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होंगे। इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं, इनमें ये जीपीएस कंट्रोल्ड हैं और ये सेंट्रली इनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो आप कहाँ पे जा रहे हो, हर व्हीकल को ट्रैक किया जा सकता है। सेकंड, उसको कभी भी स्टॉप किया जा सकता है। अगर आपको अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मान लो चंडीगढ़ में डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, तो चंडीगढ़ की अगर सर्किल में जहाँ पे वो डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, उसके 50 किलोमीटर दूर वो स्टॉप कर देंगे, तो उस 50 किलोमीटर की रेंज में कोई भी व्हीकल नहीं जा पाएगा। गवर्नमेंट इस हद तक कंट्रोल कर लेगी आपकी लाइफ को। ये इस एजेंडा का हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। हमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हर अच्छी बात, हर खराब बात को एक अच्छी बात में चाशनी में लपेट के जहर पेश करते हैं। पुराना उदाहरण है इससे पहले का, जब इन्होंने नोटबंदी की तो दुनिया भर की देशभक्ति की बातें बताई। कश्मीर में पत्थर रुक जाएंगे, आतंकवादियों की फंडिंग होती है इसके थ्रू, इसलिए हम रुक रहे हैं, काला धन वापस लाएंगे। ये कुछ भी नहीं हुआ। इससे आप सीख सकते हैं कि ये झूठ बोल के अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही पर्यावरण की बातें करके ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे भी दुख की बात है, आने वाले समय में जो बच्चे हैं, जैसे अब तक होते थे, ये फसल खराब कर रहे हैं, बीज खराब कर रहे हैं और नस्ल खराब कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो नेचुरल नहीं ये चाहते हों, क्योंकि ये पॉपुलेशन को फुल कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जो स्पर्म काउंट है वो 95 मिलियन पर मिलीमीटर होता है, ये एक एवरेज है। और अगर 40 मिलियन पर मिलीलीटर होता है तो तब तक बच्चे हो सकते हैं, पुरुष का अगर स्पर्म काउंट है। अगर इससे नीचे होता है तो उन्हें आर्टिफिशियल उसके लिए जाना पड़ता है। अब आप शहरों में देखो कि आर्टिफिशियल जो फर्टिलिटी सेंटर कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो चुका है। इसलिए भी जनसंख्या की आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी अनंत है, सिर्फ एक कंट्रोल है, इसकी वजह से कम लगता है। लेकिन अगर ये कम भी माने तो भी सारी दुनिया के लोग इस बात पे एग्री हैं कि अभी जो 8 खरब जनसंख्या है, 10 खरब जनसंख्या तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्राइसिस नहीं है। धरती पे इतना सामर्थ्य है। तो और ये हो नहीं सकती 10 खरब, क्योंकि जो अगर हम जो जनसंख्या अभी 8 खरब है, अगर इसको मेंटेन रखना है तो 2.1, जो अगर एक पेयर के 2.1 बच्चे होते हैं तो जनसंख्या मेंटेन रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। क्योंकि 2 लोग हुए, 2 लोग के 2 बच्चे हुए, उनमें से दोनों तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, क्योंकि कुछ होते नहीं है, कुछ के बच्चे हो नहीं पाते हैं। 2.1 जो है, इससे जनसंख्या मेंटेन रहती है। तो 8 से 10 तक तो वैसे भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो एवरेज है इस समय 2.1 हो चुका है पूरी दुनिया का। लेकिन आने वाले समय में अब ये जो स्पर्म काउंट है, ये 40 मिलियन आ चुके हैं। दैट मीन्स कि खाली आर्टिफिशियल हम लोग कंसीव कर पाएंगे, इस हद तक आ चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे सेंटर बना दिए हैं जिसमें बच्चा बाहर पैदा होगा, और उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी है। मैंने अपने ग्रुप में शेयर की थी, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि बच्चा माँ बाप के अतिरिक्त बाहर पैदा हो। ये इनका एक और नेक्स्ट एजेंडा है। इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने का प्लान नया नहीं है, बहुत योजना बना के प्लान करते हैं ये। 2002 में इसकी योजना बनी थी कि कैसे हम धरती के सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, अगर उनको माइंड का हम कंट्रोल कर लें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तब उस समय जो साइंटिस्ट इकट्ठा हुए
साइंटिस्ट भी गलत शब्द है, मैं तो शैतान कहता हूँ, उन्होंने कहा कि 35 तक हम इसको कर सकते हैं। 2018 में दोबारा मिले और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास फ्रेमवर्क तैयार है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। फिर ये बीमारी शुरू हुई और उसके बाद ये शुरू हुआ और ये आने वाले समय तक कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इनके पास एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क से हमारे माइंड को ये रीड कर सकते हैं। आप लोगों को विश्वास अगर ना हो कि माइंड को कैसे रीड किया जा सकता है, हमारे माइंड की जो वेव्स हैं बहुत फाइन वेव्स हैं। इन वेव्स को पहले ये नहीं रीड कर सकते थे, अब इन फाइन जो वेव्स हैं इसको रीड किया जा सकता है, इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। और इसको अगर आप कई बार देख सकते होगे कि आपने कुछ बात सोची और उस वही एडवर्टाइजमेंट आपको कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पे दिखाई देती है, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट और फाइन होता जाएगा। उसकी साथ ही हमारे माइंड को पूरी तरह प्रोग्रामिंग करते हैं, हम उसी की तरह सोचना शुरू करते हैं। आप लोगों में से और मुझे कम से कम बहुत आश्चर्य होता है, इसलिए आप लोगों को भी होता होगा कि इतनी आसानी से क्यों नहीं लोग जाग पा रहे। हम लोगों को बता रहे हैं, आंखें अगर कोई जरा भी आंखें खोलेगा तो देख सकता है किसान आंदोलन में 1 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पे अनहाइजीनिक कंडीशन में बैठे रहे। वहाँ पे तो लाशों के ढेर लग जाते इतनी बड़ी बीमारी में, वहाँ तो कोई नहीं मर रहा, लेकिन तब भी हम नहीं देख पाते क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। ये इस माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। अगर आपके चैनल में, मैं टेलीग्राम में पहली बार आया हूँ, मेरे ग्रुप में और मेरे चैनल में गौरहरी जी ने इस पे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किस तरह काम करती है, इस पे 2 वीडियो बनाई हैं, आप देख सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होगी। तो इस तरह ये हमारे माइंड को कनेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टेड माइंड के थ्रू ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में क्या होगा, 1 वर्ड ऑर्डर चूंकि इम्प्लीमेंट करना है तो पूरे वर्ल्ड में एक समस्या होनी चाहिए, जैसे पिछले समय में थी। आने वाले समय की जो नेक्स्ट समस्या है, इसको प्रोजेक्ट ब्लू बीम के नाम से इन्होंने प्लानिंग की हुई है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम में या तो इनके पास 2 ही तरीके हैं, या तो डराना या लालच देना। तो जो डराने का इनका तरीका है, उस तरीके में इनको न्यूक्लियर वार से लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं कि न्यूक्लियर वार का रेडिएशन पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो 2 देशों में लड़ाई और उनमें से कोई एक देश है वो न्यूक्लियर कंपेटिबल होना चाहिए। तो रूस और यूक्रेन दोनों में लड़ाई करा के ये डर फैला रहे हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट ब्लू बीम का अगर ये डर फैला नहीं पाए तो इससे बड़ा डर भी फैलाने की जो इनके योजना है, उस योजना में जो ईटीज़ हैं, जो धरती के बाहर रहने वाले एलियन प्राणियों की एक जो कॉन्सेप्ट है, उसको ये प्रोजेक्ट करेंगे कि उन्होंने अटैक कर दिया है धरती के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर एक अटैक हो गया है, पूरी धरती की एक समस्या है, इसलिए पूरी धरती के लोगों को एक साथ आना है। तो ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि ऐसा कैसे करेंगे, ये प्रोजेक्टेड होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। जो आपको दिखाई देता है ये इस हद तक रियल उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपको रियल लगेगा। असली इन्वेजन नहीं है, सिर्फ नकली इन्वेजन है, लेकिन आपको असली लगेगा। ये इनका डराने का तरीका है। और अगर डराने का तरीका सफल नहीं होता तो दूसरा सबसे इनके हाथ में जो तरीका है, धर्म के नाम पे। धर्म की भावनाओं से हम इंसान बचपन से पैदा होते हैं, रीति रिवाजों को देखते हैं, मान्यताओं को देखते हैं, ईश्वर का प्रति हमारा प्रेम की जो है, उसके साथ हमारे सारे धर्मों में, हिंदू धर्म में कल्कि अवतार, इस्लाम में नबी, एक नबी जो डिसअपियर हो गए थे वो वापस आ सकते हैं, क्रिश्चियनिटी के धर्म में जीसस क्राइस्ट, और बुद्ध कहते हैं कि बुद्धा जो हैं, मैत्रेय बुद्धा 2500 साल बाद या कभी दोबारा आ सकते हैं। इन सारे जो धरती की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इन अवतारों का वेट करती है, क्योंकि वो दुखी हो जाती है। उनके मन में है कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी ईश्वर प्रकट होंगे और इनका संहार कर देंगे। इस प्लानिंग के 2 नुकसान हैं। एक तो हम आलसी हो जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं, गवर्नमेंट हमारा शोषण करती है, हम नहीं बोलते, इंतज़ार करते रहते हैं किसी अवतार का, ये इनको सूट करता है। सेकंड, इनको इस अवतार ही आके ठीक करेंगे। जो ये भावना है, इस भावना को ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम से हमारी भावनाओं से खेल सकते हैं। आकाश से
देवदूत को उतार सकते हैं, जिसकी जैसी कल्पना है उसको ये वैसा प्रकट कर सकते हैं। और जैसे इलेक्शन से पहले मनमोहन सिंह को प्रोजेक्ट किया कि बहुत पढ़े लिखे ईमानदार किसी को अपने सिख हैं, और इन्होंने किसी को अपने रिश्तेदारों के साथ वो नहीं किया, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, पूरा कैरियर ईमानदारी का, उनको प्रोजेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाया, 2 टर्म ख़त्म हो गए। नए आए मोदी जी देशभक्त हैं, हिंदू राष्ट्र को करेंगे, इससे पहले वाली सारी गवर्नमेंट थी तो उनको प्रोजेक्ट कर दिया, 2 टर्म उनके होने वाले हैं। इसके बाद ऐसे ही ये प्रोजेक्ट करते हैं। ये तो लोग थे, धरती के रहने वाले लोग थे, इनके प्रोजेक्शन पे हम मैनिपुलेट हो गए क्योंकि मीडिया पे इनका पूरा कंट्रोल होता है। अगर ये ईश्वर को या जिनको हम अवतार कहते हैं उसको ये प्रोजेक्ट करेंगे तो जो धर्म से भरी हुई जनता है वो उनको स्वीकार कर लेगी। जब उनको स्वीकार कर लेगी तो वो उनके फॉलोअर बन जाएंगे। उनके फॉलोअर 2-3 साल अच्छा काम करेंगे और उसके बाद बहुत मानवता का शोषण कर सकते हैं। ये आने वाले समय का एक और एजेंडा है जिसके बारे में हमें जागरूक होना है। हमारी एजुकेशन को वैसे ही बहुत मैनिपुलेटेड है, लेकिन अगर पश्चिमी देशों की एजुकेशन में या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डॉक्यूमेंट किए हैं आप लोग को नेट पे मिल जाएंगे एजुकेशन में बताने के लिए, क्योंकि बच्चे आर्टिफिशियल करने हैं तो किस किस तरह की मैरिज बिल्कुल नॉर्मल है। पुरुष की पुरुष से मैरिज, स्त्री की स्त्री से मैरिज, इस तरह की मैरिज जो हम सोच भी नहीं सकते थे उसको इन्होंने अपने एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ह्यूमन नहीं रोबोट चाहिए, बच्चे आर्टिफिशियल पैदा हों, बाहर पैदा हों और उनको हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा जो पिछले समय में डर फैलाया और उस डर के बाद इन्होंने कहा कि एक ऐसी वैक्सीनेशन चाहिए जिसको इमरजेंसी परमिट किया जाए, अदरवाइज़ की परमिशन नहीं है। ये इस टेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा रिस्क हैं, इस mRNA टेक्नोलॉजी के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कभी इसकी परमिशन आज तक नहीं दी गई थी। तो अब की बार इसकी परमिशन इसलिए दी गई क्योंकि एक इमरजेंसी है पूरी दुनिया पे। चलो इसके बाद अब अगर आप देखो तो जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है, ज़रा भी खरोच लग जाए डॉक्टर के पास जाते हो तो पूछता है टिटनेस का इंजेक्शन लगा कि नहीं, नहीं तो लगा देते हैं। वो टिटनेस का इंजेक्शन mRNA बेस्ड बन गया जर्मनी में, धीरे से इंडिया में बन जाएगा। अभी हमारे गृह मंत्री ने लड़कियों को गर्भाशय के कैंसर की वैक्सीन mRNA बना दी, कोई पूछेगा भी नहीं। आने वाले समय में ये अपने एजेंडा को इस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस तरह कान नहीं पकड़ पाए लोग, थोड़े से जागरूक हुए, बहुत कम जागरूक हुए, तब भी अब इस कान को इस तरह पकड़ना शुरू कर दिया है कि हर वैक्सीन को रोल्ड कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग पूछना बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली इनका एजेंडा इम्प्लीमेंट इस तरह भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए भी हमें जागरूक होना है। इसके अलावा हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत पॉपुलर चिप की ये कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। जो माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को अभी भी रीड कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंट्रोल करना हो, अगर ह्यूमन के ब्रेन में चिप लगा दें तो उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए जगह जगह पे टावर लग रही हैं, जो मोबाइल के टावर कहते हैं। अब 4G का नेटवर्क है, काफ़ी है, उसकी स्पीड ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5G 6G उसके रेडिएशन बढ़ाना और उस रेडिएशन को धरती के एक एक कोने में, एक एक जंगल में, कि अगर कोई कहीं भी हो तो वो उस टावर से उसको कंट्रोल कर सकें। जैसे अगर मैं ये मोबाइल लेके किसी भी दुकान पे जाता हूँ, कहीं भी होता हूँ, तो मुझे ट्रैक किया जा सकता है कि मैं इस समय धरती पे कहाँ हूँ, अगर उस जगह मोबाइल का टावर है तो। लेकिन जंगल में भी टावर नहीं है, तो जंगल में धरती के 1 स्क्वायर इंच भी जगह ना बच पाए जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स ना हो, चाहे वो नुकसान करे या ना कुछ, और ह्यूमन के अंदर एक चिप इम्प्लांट हो जाए ताकि उसको हम कंट्रोल कर सकें। ये एजेंडा का हिस्सा है। अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो आप सोचो कि ह्यूमन क्या होगा। ह्यूमन आधा ह्यूमन और आधा रोबोट होगा, और बहुत एक निकृष्ट ज़िंदगी जिसको कह सकते हैं। इससे ख़राब ज़िंदगी कोई नहीं हो सकती, इससे ख़राब अधर्म कोई नहीं हो सकता। ये एक ऐसा आज तक कभी सोचा भी नहीं गया। हमने महाभारत में सुना कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भाइयों में लड़ाई हुई और बहुत अधर्म की पराकाष्ठा थी, लेकिन
इसके आगे वो कुछ भी नहीं है। 8 खरब धरती की जनसंख्या को, जिसमें इमोशन है, जो माँ बाप के साथ बच्चा माँ की गोद में आता है, माँ के आंसू निकल जाते हैं खुशी से, वो सारी चीज़ें रोक देना। इस हद तक ये एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बचाना, रोकना हमारी जिम्मेदारी है। दोनों तरफ का युद्ध है, और हर युद्ध में या हर अधर्म जब होता है, पाप का खड़ा भरता है, तो नए युग का परिवर्तन होता है। ये एक नए परिवर्तन की नींव भी रख रहा है साथ के साथ। और यही जो ब्रह्मांड है, बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है। एक उदाहरण देखो, अगर आप, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत पावरफुल देश था, पूरी दुनिया पे इसने भी आक्रमण करके इसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। इसको हराने के लिए अमेरिका, यूके, फ्रांस और रूस 4 देश मिल के आए, तब इसको हरा पाए। जर्मनी के पास 1930-40 में यूएफओ की टेक्नोलॉजी थी। आप लोग को आश्चर्य होता होगा, हमने आज तक सुना नहीं, हमने कभी देखी नहीं। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, जर्मनी के पास थी, इसीलिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल था। खैर, मानो आप या ना मानो, उस टेक्नोलॉजी के बारे में ये एक अलग बात है, लेकिन ये पावरफुल था, ये तो सबको पता है। जब ये हारने लगा तो इस देश के 16-17 साल के बच्चों को इन्होंने युद्ध में भेज दिया। तो यहाँ पे आदमियों की कमी हो गई, औरतें बची। तो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि यहाँ पे जो बच्चे हुए, अभी शायद 100 औरतों पे 102 या 104 मेल पैदा होते हैं, क्योंकि फीमेल में जो मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बचती हैं। कुछ लड़के पैदा होने के बाद थोड़े ज़्यादा मरने की उनमें संभावना होती है, इसलिए 100 लड़कियों पे 104 शायद मेल पैदा होते हैं, या 2 या 4। जर्मनी में उस समय 100 लड़कियों पे 135 लड़के पैदा होने शुरू हो गए। किसने बताया? ये नेचर इतना इंटेलिजेंट है। ये ब्रह्मांड जैसे ही वो अपने आप बैलेंस बनाता है, तो एक तरफ तो ये इतने खराब काम हो रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए चेतना जाग रही है। तो ये दोनों के बीच में आने वाले समय में युद्ध है, अधर्म और अधर्म का युद्ध है। इसमें सबके लिए फ्री चॉइस है, सब लोग अपना अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। और इन दोनों में बहुत सारी बातें समान भी हैं। जैसे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जब उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप खुश हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे फूड क्राइसिस है, ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस, मैं अभी बोल नहीं पाया, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसी का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल क्राइसिस करने के बाद लोग जब गरीब हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी हम आपको डिजिटल करेंसी दे रहे हैं, आप इससे कुछ अपनी ज़रूरत की सामान ले लो। तो मजबूरी में सामान लेंगे लोग, इसलिए डिजिटल करेंसी पॉपुलर होगी। तो जो 1% लोग 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, वो तो कंट्रोल करते रहेंगे। बाकी जो 20% है, वो सब में वो कहेंगे कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सबके आपके पैसे ख़त्म, आपका जो भी जुड़ा था धन संपत्ति सब आज से जीरो हो गई, क्योंकि सब मिल के एक बहुत बड़ी देश पे, जो पूरी दुनिया पे क्राइसिस आई है, उसको मिल के हमें काम करना है। तो यू विल ओ नथिंग, यू विल बी हैप्पी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्लोगन है। अगर आप मेरी बात पे विश्वास ना कर रहे हो, तो उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये इसका प्लान है इस तरह कंट्रोल करने का। और अभी आपने देखा होगा, अग्निवीर की रिक्रूट कर रहे हैं। 17.5 साल से 21 साल के बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि लोग जाग रहे हैं और इनके अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे अंग्रेज़ों के समय भारतवासियों ने क्रांतिकारियों को गोली मारी थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहे थे, सेम टू सेम दोबारा करने का प्रयास है। कुछ थोड़े लोग जो जाग रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, और जो पूरी पुलिस है उसको 4 डोज लेना कंपलसरी है, ले चुकी है। मिलिट्री उनके कंट्रोल में है, आप जानते हो मिलिट्री के लिए कंपलसरी है। जुडिशरी के लोग रिटायर होते ही चीफ जस्टिस को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ हैं। ये कठिन लगता है, लेकिन जब अधर्म इतना ज़्यादा है, तो उसी के साथ युग परिवर्तन इक्वली तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड इंटेलिजेंट है। और अगर हम युग परिवर्तन की अपनी फोकस इनसे हटा के युग परिवर्तन की ओर करेंगे, तो एक नई संभावनाएं हैं। तो इन दोनों में जो एक कॉमन बात थी, यू विल ओ नथिंग, यू विल बी हैप्पी। युग परिवर्तन में भी आप जो है वननेस का अनुभव करते हैं,
तो सारी चीज़ें इक्वली शेयर करते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई पेटेंट नहीं होता, तो यू विल ओन नथिंग, यू विल बी हैप्पी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये कहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप जब ह्यूमन ही नहीं बचोगे तो रोबोट है, रोबोट के चिप लगी हुई है, और जो बॉडी है, स्किन, टिश्यूज़, बोन, ये सारी इनके पास टेक्नोलॉजी है, उसे रीजनरेट कर लेंगे। युग परिवर्तन में भी सेम होगा, आप बहुत लंबे समय तक जिएंगे। आपकी जो कार्बन बेस्ड बॉडी है ये क्रिस्टल बेस्ड बॉडी हो जाएगी। इसका डीएनए एक्टिवेशन होगा। जो हमारा डीएनए अभी बहुत 90% जंक कहते हैं जिसको आज के लोग, और जीन की सारी टेक्नोलॉजी जो है ये इन एलिट्स के हाथों में है। आप में से कई लोगों को आश्चर्य होता हो कि हम डॉक्टरों से पूछते थे इस वैक्सीन के बारे में, उन्होंने तो कहा कोई बात नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है, उनके कोर्स का हिस्सा ही नहीं है ये जीन टेक्नोलॉजी। उनकी तो कोर्स का हिस्सा है कि ये बीमारी हो तो उसका ये लक्षण है, इस लक्षण की ये दवाई है। दवाई भी फार्मा इंडस्ट्री कोई और डिपार्टमेंट है, उन्हें इसका पता भी नहीं कि इस दवाई में क्या क्या पड़ता है। लेकिन जीन टेक्नोलॉजी का तो उन्हें कुछ भी नहीं पता कि जीन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे जीन, हमारे जीन में जो दिव्यता है वो क्या है, और हमारे जीन में को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो mRNA बेस्ड जो ये थी, ये जीन बेस्ड थी। तो जो हमारा डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है उससे भी हम बहुत लंबे समय तक जिएंगे ऑटोमेटिक। अगर हम युग परिवर्तन में गए तो भी लंबे समय तक जिएंगे, और अगर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में गए तो भी बहुत लंबे समय तक जिएंगे। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लंबे समय तक जिएंगे वो ये, अगर उनके इमोशन रह पाए तो वो ये सोच के अपने आप को कर्ज करेंगे कि क्यों हम नहीं मर गए, क्यों हम उस समय अच्छा होता हम मर जाते। एक ऐसा जीवन जो रोबोट की तरह है, जिसमें भावना नहीं है, इमोशन नहीं है, उतने लंबे जीवन को एक गुलाम की तरह जी के क्या करना जीने का। और मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य हमें बताया गया, हमने सदियों से यही सुना, ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, वो संभावना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो आपकी सोच है, उस सोच में जो एक आध्यात्मिकता का जो बीज हर समय कंपन करता रहता है, चाहे आप किसी भी तरह की जीवन शैली में जी रहे हो, चाहे आपने इस रास्ते पे शुरुआत की हो या ना की हो, क्योंकि आत्मा तो वही है, पवित्र है, सबकी है। राम और रावण दोनों में एक ही आत्मा है, वो कंपन करती है, वो कंट्रोल हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना। और कंक्लूजन ये है कि एक ऐसा समय है जो अवसर चुनौती दोनों बराबर हैं, दोनों एक्सट्रीम पे हैं। अवसर को चुने और चुनौती का हल निकालें। अगर हम ऐसा कर पाए तो इतना सुंदर भविष्य हमारे सामने है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये फिफ्थ डायमेंशन या जो चेतना का नेक्स्ट स्तर है, ये लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सल माइंड की बात की, यूनिवर्सल माइंड से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को देखा है। जो ह्यूमन जैसा हम अभी देख रहे हैं, इससे थोड़ा बड़ा, 1 मीटर लंबा, उसकी आँखों में एक ऐसी चमक है जैसे पेड़ पौधों में चमक है। ज़मीन जो है हैवी मेटल से फ्री है, आकाश फ्री है, वायु फ्री है, पानी प्योर है, पानी अपने आप में हीलिंग है। मनी नहीं, संघर्ष नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, डॉक्टर नहीं, इंश्योरेंस नहीं। अगर ये दुनिया आपकी इस ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं तो आपके लिए अवसर है। इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। ये ब्रह्मांड में हर 26,000 साल बाद होता है। इस बार चूक जाएंगे तो 26,000 साल तक वेट करना पड़ेगा। आल्दो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, जो ट्रैप हो जाएंगे इस टाइम में वो इसी को रियलिटी मानेंगे। लेकिन अगर अवसर है, अवसर का फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करें, इनर वर्क करें, अपनी फ्रीक्वेंसी को इस लेवल पे लाएं कि इसको कंट्रोल कर सकें, मानवता की हेल्प करें। अधर्म, जो लोग 5,000 साल पहले महाभारत हुई थी और उस समय सोचते थे कि हम होते तो हम इसका हिस्सा बनते, आपके सामने अवसर है। सदियों के बाद एक ऐसा अवसर मिला है कि धर्म और अधर्म के बीच में आप चुन सकते हैं, अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑप्शन। और उस एक्सरसाइज ऑप्शन करके, भगवान के शब्द हैं कि अगर युद्ध करते करते मारे गए तो भी तुम्हारा भला, स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग नरक एक अलग डेफिनेशन है, कभी अगली बार चर्चा करेंगे। अगर युद्ध करते गए मारे गए तो भी अच्छा, और अगर जीत गए युद्ध में तो भी अच्छा। यही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।